ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जो हमने चला रखे हैं हिंदी के आपके यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के लिए। तो इसमें 20 क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके से इनको बनाने का प्रयास किया गया। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु धन उर्मी में कौन सी संधि होगी? सिंधु धन उर्मी में कौन सी संधि होगी? सिंधु धन उर्मी में कौन सी संधि होगी? तो सिंधु और उर्मी को अगर हम जोड़ेंगे, सिंधु धन उर्मी, तो इसमें जो अंतिम वर्ण है सिंधु में छोटा ओ है और इसमें है बड़ा ओ, तो ये बन जाएगा बड़ा ओ। तो इसमें होगी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, जब दो लघु स्वर आपस में जुड़ करके एक दीर्घ बनाते हैं, या एक लघु या एक दीर्घ मिलकर के दीर्घ बनाता है, तो दीर्घ संधि हो जाती है। इसका जो शब्द बनेगा वो बनेगा सिंधुर्मी, यानी कि बड़ा ओ। तो इसका सही उत्तर होगा दीर्घ संधि ए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में संधि व समास दोनों है? संधि भी हो और समास भी हो। जैसे यज्ञशाला है, समास तो है लेकिन संधि नहीं है, क्योंकि संधि का मतलब यह है कि जो दो शब्द जुड़ करके जहां जुड़ाव हो रहा है वहां परिवर्तन भी होना चाहिए। स्वधर्म, यज्ञशाला, ये आपका क्या समास तो है दोनों शब्द, लेकिन संधि नहीं है। पंकज, इसमें जल से उत्पन्न, यानी कि ये एक आपका बहुब्रीहि समास तो है लेकिन संधि नहीं है। जलोष्म, ये संधि भी है समास भी है। तो संधि जलोष्म समास कैसे होगा? देखो, जल की ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा की बात हो रही है, दूसरा पद प्रधान है, तो ये सीधे सीधे क्या हो गया आपका समास हो गया। समास हो गया तत्पुरुष, और उस तत्पुरुष में कौन सा वाला समास की है? तो संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष होगा ये समास के रूप में। संधि के रूप में ये बना है जल धन ऊष्मा से, जल धन ऊष्मा। तो जल धन ऊष्मा को अगर हम जोड़ेंगे तो इसमें हलंत नहीं है, तो ये है अ और ये है उ, तो अ के साथ उ मिल जाता है तो ये बन जाता है ओ। तो इसमें आपका संधि भी होगी और समास भी होगा। तो जलोष्मा में आपका जो संधि होगी वो होगी आपकी गुण संधि, और समास होगा तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है? अपूर्ण भूतकाल, चार वाक्य दिए हैं। सितार बज रहा है, सितार बज रहा था, सितार बज चुका था, सितार बजा होगा और सितार बजा था। तो इसमें देखो, जो सितार बज रहा है कह रहा है ना, तो जिस समय उसने देखा था उस समय क्रिया हो तो रही थी लेकिन समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि उसके लिए तो वो भूतकाल हो चुका था जिसने सितार बजते हुए देखा था। तो ये उसके लिए भूत तो हो गया लेकिन पूर्ण नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय वो घटना चल रही थी। तो यही आपका अपूर्ण भूत है। जैसे सितार बज चुका, ये तो पूर्ण है, बज चुका यानी कि खत्म होते हुए देखा था उसने। सितार बजा होगा, ये संदिग्ध भूत है, क्योंकि जिस समय उसका सितार बजाने का समय है तो उसने अनुमान लगाया कि हाँ बज रहा होगा, सितार के बजने का टाइम हो रहा है, उसे पता नहीं है, प्रत्यक्ष देख नहीं रहा है, तो ये संदिग्ध है। ये वाला सितार बजा था, ये एक सामान्य भूत है। अगला, किस शब्द में समुच्चय बोधक अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय होते हैं आपके, एक तो आपका क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, एक समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, एक संबंध बोधक अव्यय होते हैं, एक आपके विस्मादि बोधक अव्यय होते हैं, एक निपात। 5 प्रकार के आपके अव्यय शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनका कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो इसमें से समुच्चय बोधक कौन सा होगा? देखो, पीछे, तरफ और ओर, ये तीनों ही आपके संबंध बोधक है, क्योंकि संबंध बोधक समास में ये होता है, समुच्चय में ये होता है कि वो दो वाक्यों के अलग अलग अंशों को जोड़ रहा है। जैसे आपने कहा, मेरे पीछे मत आओ,
जो आपके संबंध बोधक अव्यय होते हैं उनकी विशेषता हमेशा ये होती है कि उनसे पहले कोई ना कोई कारक चिन्ह आता है। जैसे इसमें आ गया मेरे, तो ये कारक चिन्ह आया, रे, रे, रारी सब कारक चिन्ह होते हैं। तो ये आपका क्या, पीछे के आगे ये आ गया, यानी कि इसके और इसके बीच में संबंध जोड़ा। जैसे बाजार की तरफ जा रहा था, बाजार की तरफ जा रहा था। तो इस वाक्य में भी आप देखो तरफ से पहले क्या आया, कारक चिन्ह। अगर इसकी जगह और लिखते हो बाजार की ओर जा रहा था, तो उसके आगे भी कारक चिन्ह आएगा। ये पहचान होती है संबंध बोधक कारकों की, कि संबंध बोधक अव्ययों की, कि उनसे पहले हमेशा संबंध बोधक अव्यय जिस भी वाक्य में होगा उससे पहले हमेशा कोई ना कोई कारक चिन्ह जरूर आया। जिसमें जैसे इसमें रे आया, इसमें की आया, और के साथ भी, तथा के साथ नहीं आएगा। तथा, इसलिए, अथवा, किंतु, परंतु, ये सब शब्द होते हैं आपके समुच्चय बोधक, जो वाक्य के दो अंशों के बीच समुच्चय बनाने का काम करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा तथा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम यानी कि संस्कृत का शुद्ध शब्द नहीं है, जो पूर्णतः संस्कृत में है। एक तो सबसे पहला आपका जो शब्द है ये है घृत, तो है, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, घृत, घृत शब्द आपका तत्सम होता है। अतिम ये भी तत्सम होता है। दुग्ध ये भी तत्सम होता है। आंसू, आंसू तद्भव है, ये शब्द बना है अश्रु से, तो वो आपका तत्सम नहीं होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध मतलब जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। उत्तीर्ण बिल्कुल ठीक है, और आपका पैतृक ये गलत है, पैतृक होता है, री की मात्रा होती है इसमें। अनिष्ट ठीक है, नरक भी ठीक है, नरक नहीं होता है, नरक ही होता है, तो ये सब ठीक है। पैतृक शब्द इसमें गलत शब्द है, इसमें तीर्ण ऐसे भी लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा और उससे संबंधित प्रावधान है। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो दिए गए हैं अनुच्छेद 351 को में, 51 को नहीं, 351 में आपके हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। अगला, पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन सी है? ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी बुंदेली, या डी कन्नौजी। इसमें से खड़ी बोली की जो सबसे प्रमुख बोली है, जिसमें सबसे समृद्ध साहित्य है और सबसे ज्यादा आपके लंबे समय से प्रचलित है, वह आपका ब्रज भाषा। इस हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण आपका साहित्य इसमें लिखा गया है, इसीलिए सबसे प्रमुख पश्चिमी बोलियों में हिंदी की इसे माना जाता है। अगला, कौन सा एक घड़े का पर्यायवाची नहीं है? कुंभ होता है, कुंभ का मतलब घड़ा होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका द्वीप, निप, निप का मतलब भी भरने का साधन होता है। घट, घट का मतलब भी घड़ा होता है। द्वीप, द्वीप का मतलब नहीं होता है, द्वीप हाथी का पर्यायवाची है। वैसे द्वीप हाथी का पर्यायवाची होता है, तो इसमें से सही आंसर होगा ये। अगला, खंडन का विलोमार्थक शब्द होगा। खंडन मतलब किसी बात का विरोध करना या नकार देना, और मंडन का मतलब किसी बात का सपोर्ट करना, बोलते हैं ना महिमा मंडन किया, या किसी ने उसकी बात का खंडन किया, तो खंडन का जो विलोम होगा वो होगा मंडन। अगला, अनाज या अन्न का समूह क्या कहलाएगा? अनाज या अन्न का समूह गुच्छा, समुदाय, स्वतक या फिर राशि। जब आप बोलते हो ना कि वहां विशाल राशि में गेहूं पड़ा हुआ है या विशाल राशि में धान पड़ा हुआ है, तब आप ये नहीं बोलते हो कि वहां विशाल आपका गेहूं का गुच्छा पड़ा है, विशाल गेहूं का समुदाय पड़ा है या स्वतक पड़ा है। तो राशि शब्द यहाँ पर अनाज के लिए बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि अन्न का कोई भी ढेर होगा तो उसके लिए हम या तो ढेर शब्द का प्रयोग करेंगे या राशि शब्द का प्रयोग करेंगे।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अर्क का अर्थ नहीं है? अर्क का अर्थ नहीं है। अर्क, अर्क के अनेक अर्थ दिए हैं। इंद्र अर्क का अर्थ होता है, सूर्य भी होता है, बुध नहीं होता है, तांबा भी होता है। अर्क, तांबे का जो बर्तन है उसे भी अर्क बोलते हैं, जिसमें पानी दिया जाता है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य चंद्रमा को पूरा ढक लेता है, या सूर्य या चंद्रमा पूरा ढक जाता है। सूर्य ग्रहण है तो पूरा सूरज ढक गया है, चंद्र ग्रहण है तो पूरा चंद्रमा ढक गया है, तो क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं खग्रास। खग्रास, जिसमें पूरा का पूरा आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो। अगला क्वेश्चन है, मानव शब्द के लिए उचित भाववाचक संज्ञा होगी। मानव शब्द वैसे क्या होगा? मूल रूप से मानव शब्द, मूल रूप से मानव शब्द होगा जातिवाचक संज्ञा। मानव शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका भाववाचक संज्ञा अगर हम बनाएं तो क्या बनेगी बताओ? मानवता। मानवता, क्योंकि जातिवाचक से अगर हम भाववाचक बनाते हैं तो ये आपका कोई जाति नहीं है, किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बल्कि मानवता क्या हो जाता है? एक मन की दशा हो जाती है, भावना हो जाती है, तो इसे भाववाचक संज्ञा मानेंगे। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? मैंने आपको बोला है उपसर्ग और प्रत्यय के लिए हमेशा प्रत्यय ढूंढना है तो पहले के शब्द को हटाइए, तो इसमें जो मूल शब्द होगा वो होगा नस। मूल शब्द है नस, तो इसमें जो शब्द जुड़ा है वो क्या जुड़ा है? बड़ी ई और ला, तो ईला शब्द इसका प्रत्यय होगा। प्रत्यय और उपसर्ग छांटने की विधि यह है कि आप मूल शब्द को अलग कीजिए। अगर प्रत्यय पूछ रहा है तो पहले वाला मूल होगा, पीछे वाला प्रत्यय होगा, यानी कि आगे के मूल को अलग कीजिए। उपसर्ग पूछ रहा है तो पीछे मूल होगा, आगे उपसर्ग होगा, इसलिए पीछे का अलग कीजिए, मूल शब्द अलग। अगर आप मूल शब्द अलग कर गए तो ये फिर आसान हो जाएगा। किस शब्द में कृत प्रत्यय है? कृत प्रत्यय का मतलब ऐसे प्रत्यय, प्रत्यय मूल रूप से दो तरह के होते हैं, वैसे तो तीन माने जाते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय इन्हीं में से कुछ होता है, तद्धित में से, लेकिन दो मूल हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया शब्द से बने उनको कृत प्रत्यय बोलते हैं, और ऐसे शब्द जो आपके क्रिया के अलावा किसी से बने हो उन्हें तद्धित बुलाते हैं। मोटापा, मोटापा, मोटा शब्द क्या है? मोटा शब्द एक आपका विशेषण शब्द है। यहां पर मोटापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भला शब्द क्या है? भला आपका विशेषण शब्द है। भलाई क्या है? भाववाचक संज्ञा बन गई। सुंदर, सुंदरता क्या है? एक विशेषण है। तो बच, बचना, बच क्या है? एक धातु शब्द है, जिससे बचना, बचाओ, बचते, इस तरह के शब्द बनेंगे जो क्रिया शब्द हैं। तो बचत शब्द इसमें से कृत प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, वाक्य है। एक संकेतवाचक, बी संदेहवाचक, सी विधिवाचक, डी विस्मयादिबोधक। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। देखो, संकेतवाचक वाक्य किसी चीज का किसी पर होना निर्भर करता है। जैसे काल में हेतु हेतु मत होता है, वैसे ही आपके वाक्य की पहचान करने के लिए अर्थ के आधार पर अगर हम संकेतवाचक वाक्य की बात करते हैं तो संकेतवाचक वाक्य, जैसे वह परिश्रम करेगा तो पास हो जाएगा, वह खाना खाकर सोएगा तो उसे भूख नहीं लगेगी, वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। इस तरीके से किसी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है या दूसरी क्रिया की ओर संकेत करता है, तो उसे हम संकेतवाचक वाक्य बोलते हैं। संदेहवाचक वाक्य का मतलब क्या है? जो संदेह उत्पन्न करे। जैसे क्या, हमने कहा कि वह शायद आज बाजार जाएगा, तो वो क्या होगा? संदेहवाचक। विधिवाचक का मतलब सामान्य वाक्य, जैसे मैंने कहा कि मैं घर जा रहा हूं, तो मैं घर जा रहा हूं बता रहा हूं, केवल विधिवाचक है। विस्मयादिबोधक क्या? वाह तुम घर जा रहे हो, या ओहो तुम घर जा रहे हो, इस तरीके से बोलते हो तो वो विस्मय है। तो यहाँ संकेतवाचक होगा। जब किसी एक चीज का होना दूसरे पर निर्भर करता है तो वहां संकेतवाचक होता है। अगला, उल्टी गंगा बहाना का सही अर्थ है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? असत्य का सहारा लेना, प्रतिकूलता से संघर्ष करना, प्रतिकूल को अनुकूल करना, या प्रतिकूल कार्य करना। मतलब धारा के विपरीत कोई चीज चल रही है उसके विपरीत कार्य करना, प्रतिकूल कार्य करना क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स, जो आपके 9 रस हैं उनमें से विभत्स भी एक रस है। विभत्स का मतलब होता है जो घृणास्पद हो, तो उसका स्थायी भाव होगा जुगुत्सा, जुगुत्सा। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण पत्र का अन्य नाम क्या है?
ध्यानाकर्षण पत्र का जो अन्य नाम है उसे बोलते हैं आपके अनुस्मारक, यानी कि किसी का ध्यान दिलाने के लिए उसे याद दिलाना। अनुस्मारक का मतलब है याद दिलाना। तो ये 20 क्वेश्चन है हिंदी के, बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको समझा दिए गए हैं। तो आपको अगर इसमें कुछ हमसे और चाहिए तो आप लिख सकते हैं, किस तरीके से कोई सजेशन हो आपके कमेंट में, या फिर कुछ भी जो आपको लग रहा हो कि यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं है तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं।